नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस सेकेंड लेक्चर में। और जो सेकेंड लेक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सॉरी, सेकेंड लेक्चर मीन्स कि जो सेकेंड पार्ट है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का, उसका सेकेंड पार्ट हम देखने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, दैट वाज अबाउट द औरंगजेब, एंड औरंगजेब की कौन सी पॉलिसीज ऐसी थी जो जिसने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ओके, तो जैसा मैंने कहा था कि हम पहले औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी तक औरंगजेब की पॉलिसीज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन डिटेल हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे इन द मिडाइवल हिस्ट्री, बट फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट हमने औरंगजेब की पॉलिसीज पढ़ी, पॉलिटिकल पॉलिसीज पढ़ी, रिलीजियस पॉलिसीज पढ़ी, डेक्कन अल्सर के बारे में हमने पढ़ा, मुगल्स मराठाज के साथ कैसा रिलेशन था या जाट्स के साथ कैसा रिलेशन था। इन सभी चीज़ों, सिक्स के साथ कैसा रिलेशन था, कैसे उसने जो सिख के नाइन्थ गुरु थे, उनका उन्होंने मर्डर करवाया, ओके, एग्जीक्यूशन करवा दिया, और कैसे खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। तो हमने एक पॉलिसीज के रूप में हमने सबको देखा, और जब सारे टॉपिक आएंगे तो हम सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और औरंगजेब हम फिर से मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम में देखेंगे, ओके। तो अभी हम औरंगजेब के बाद हमारा जो डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड, कि हम लेटर मुगल्स के बारे में देखेंगे, लेटर मुगल्स के पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, और उसके नेक्स्ट सेक्टर हम सारे जो भी औरंगजेब प्लस जो लेटर मुगल्स की सारी पॉलिसीज थी, जो फाइनली हम सबको कंपाइल करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, ओके। तो हम आगे चलते हैं अभी। तो दोस्तों, जो ये चैप्टर है इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि जमींदारी, जागीरदारी, मनसबदारी। तो हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो हम सब जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो मनसबदारी है, ओके। तो मनसबदारी हम समझेंगे, ये सबसे पहले स्टार्ट अकबर ने किया था। हालांकि इन द सेंट्रल इंडिया में मनसबदारी पहले से चल रहा था। मीन्स कि अकबर ने जब शासन किया, उससे पहले से, मीन्स कि बाबर और हुमायूं के टाइम में भी सेंट्रल इंडिया में मनसबदारी चल रही थी, ओके। बट रीजन बीइंग कि अकबर से पहले, सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, और उसके बाद अकबर आया, ठीक है। तो अकबर तो पहले ही युद्ध लड़के यहाँ पे आया था, उसने मुगल काल की शुरुआत की, उसे इतना टाइम नहीं मिला कि पॉलिसीज पे वर्क करे, ओके। और हुमायूं जो था, हुमायूं के बारे में आपको पता ही है, और हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में कि कैसे हुमायूं को एक हुमायूं की शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई होती है, और उसे इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। हालांकि वो फिर से आता है और अपना राज्य फिर से वो गेन करता है, बट फिर वही बात की पॉलिसीज बनाने के लिए मुझे शायद उसे इतना टाइम नहीं मिला होगा। तो उसके बाद आया अकबर, और अकबर ने मनसबदारी की, मनसबदार बनाए, मनसबदारी एक पॉलिसी की जो शुरुआत थी इंडिया में। इन इंडिया अकबर हैज स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम, ओके। और ये होता क्या, इट इज अ सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन था मनसबदारी। और इसमें क्या होता था कि मान लो कि कोई बंदा ए है, ठीक है, इसे एक रैंक दिया जाता था कि भाई आप मनसबदार बन जाओ। मनसबदार में देखेंगे कि उसे एक रैंक दिया जाता है, रैंक अकॉर्डिंग टू द जात। अब ये रैंक क्या है भाई, ये जात क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर कोई बंदा ए है, उसे मनसबदारी दी गई, और मैंने बोला कि भाई तुम्हें 3,000 रैंक का मनसबदार बनाया गया, या फिर 3,000 जात का मनसबदार बनाया गया, ओके। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को 3,000 सवार मेंटेन करने पड़ेंगे, अपने पास रखने पड़ेंगे। सवार का मतलब क्या हुआ, सोल्जर एंड हॉर्सेस। मीन्स कि जो सैनिक लड़ते थे ना, घोड़े पे चढ़ के जो लड़ते थे, तो वो हुए सवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे को, अगर आपको 10,000 रैंक का, या फिर मान लो कि आपको 3,000 रैंक का मनसबदार बनाया गया, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 3,000 सवार को। 3,000 सवार मीन्स की 3,000 सोल्जर एंड हॉर्सेस, ओके। एंड एट द टाइम ऑफ द वार, एंड एट द टाइम ऑफ द नीड, जब राजा को जरूरत पड़ेगी, जब मुगल बादशाह को जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस 3,000 सवार के साथ मुगल बादशाह की
हेल्प करूंगा और उसके लिए हमें एक सैलरी दी जाती है। ओके, तो सैलरी दी जाती थी मनसबदारी में अकॉर्डिंग टू द रैंक, जैसा रैंक वैसी सैलरी। हम सिंपल सी चीज है, अगर आप ज्यादा सवार मेंटेन करोगे तो आपका खर्च भी ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स को हमने दिया 2000 रैंक का सवार बनाया, 2000 रैंक की मनसबदारी दी। ओके, इसे हमने दिया 2500 रैंक का मनसबदारी, इसे हमने दिया। ओके, एंड इसे हमने जेड को हमने दिया 5000 रैंक की। तो जो सबसे बड़ा मनसबदार होगा वो कौन होगा? जेड। जेड विल बी द सबसे बड़ा मनसबदार। ओके, तो ये था रीजन कि मनसबदारी क्या है, नथिंग बट एक रैंक दिया जाता था, जितना रैंक वैसा आपको उतना ज्यादा आपको सवार मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सैलरी मिलेगी। और रैंक और जात दिया जाता था, और इट इज अ सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन इन अ मुगल कोर्ट, मींस कि ऑफिशियल पोजीशन था ये। ओके, तो नेक्स्ट इज जागीरदार। एंड जागीरदार में नथिंग टू मच टू वरी अबाउट द जागीरदार। आप बस ध्यान से सुनो कि जागीरदार होता क्या है। अब लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक बंदा पी है, जिसे हमने कहा कि भाई आपको 2000 सवार मेंटेन करने हैं। ओके, बट 2000 सवार मेंटेन तो करने हैं, बट इसे मैं कोई सैलरी नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव एनी सैलरी। ओके, एंड सैलरी की जगह पे मैं क्या करूंगा, आई विल गिव एन एरिया, ये एरिया में दे दूंगा, और इसे मैं बोलूंगा कि भाई तुम जाओ और रिवेन्यू कलेक्ट करो, रिवेन्यू कलेक्ट करो, और रिवेन्यू से अपना और सवार को मेंटेन करो और अपनी सैलरी वहीं से निकाल लो, मैं तुम्हें कैश पैसे नहीं दूंगा। ओके, तो आपने समझ में आया। और ये भी, तो इसमें हमने क्या किया, जागीरदार को वी हैड द, नॉट वी बट मुगल बादशाह हैज गिवन द रेवेन्यू कलेक्शन राइट ऑफ अ सर्टेन एरिया, और उसके रिस्पेक्ट में जितना बड़ा एरिया, उसके रिस्पेक्ट में आपको उतने सवार मेंटेन करने होते थे। ओके, तो मनसब, और ये भी एक सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन है, ऑफिशियल पोजीशन है। तो मनसबदार और जागीरदार में डिफरेंस क्या है, मनसबदार में सैलरी दी जाती थी। ओके, और जागीरदार में रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स दिए जाते थे फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर ए पर्टिकुलर लैंड। ओके, अब जमींदार की हम बात करते हैं। जमींदार इज द लोकल ऑनर ऑफ द लैंड, जो जमीन का मालिक होता था, जिससे कोई टैक्स कलेक्ट करता था, वो जमींदार होता था। ओके, और ये कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। तो ये था हमारा मनसबदार, जागीरदार, जमींदार। हमने मनसबदारी में क्या देखा, इट इज अ सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड बाय अकबर। और इन मनसबदारी एक रैंक दिया जाता था, जात दिया जाता था, और जात के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग सवार मेंटेन करने होते थे, और उसके लिए उसे सैलरी दी जाती थी। जागीरदार का भी काम वही रहता था कि जागीरदार को सवार मेंटेन करने पड़ते थे, बट उसके लिए उसे सैलरी नहीं दी जाती थी, उसे रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स दिए जाते थे कि आप जाओ एक एरिया से आप टैक्स कलेक्ट करो। अब टैक्स किससे कलेक्ट करेगा, तो जमीन के मालिक से कलेक्ट करेगा, तो जो जमीन का मालिक है उसे बोलते थे जमींदार। ओके, और ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो टर्म आया वो आया चौथ का। तो चौथ एंड सरदेशमुखी, चौथ एंड सरदेशमुखी आर कोरिलेटेड। तो हम इसमें देखेंगे, ये जो टर्म है ये रिलेटेड टू मराठा साम्राज्य। ओके, अब उस समय में आपको पता है कि इंडिया में मुगल साम्राज्य बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो मराठा जितने भी लैंड थे, मराठा उन्हें दो भागों में चिन्हित करते थे, समझते थे, या फिर बोलते थे। ऐसा मान लो कि जो एक बोलते थे मुगलई, मुगलई लैंड, एंड सेकेंड वन इज स्वराज्य लैंड। ओके, तो ये जो मुगलई लैंड था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, एंड स्वराज लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा। ओके, तो अब ये मराठा जो थे, मराठा क्या करते थे
कि जो लैंड इनके एरिया में नहीं है, जो लैंड स्वराज्य के अंडर में नहीं है, मराठा के अंडर में नहीं है, या फिर जो एरिया स्वराज्य के अंडर में नहीं है, मराठा के अंडर में नहीं है, वहां पे वो जाते थे। एरिया आउटसाइड मराठा, जो एरिया मराठा के अंडर में नहीं था, वहां पे ये रेगुलरली रेड करते थे और लूट लेते थे। ठीक है, अब मान लो जब मन किया, जो मराठा के एरिया जो स्वराज्य नहीं है, मीन्स कि जो मराठा के अंडर में नहीं है, वहां पे गए, हमने लूट लिया। तो भाई यहाँ का जो बंदा है वो तो कुछ करेगा। ये जो बंदा है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा, ये गया मराठा के पास और इसने बोला कि भाई तुम बार बार आके लूटो मत, मैं जितना भी टैक्स कलेक्ट करूंगा, इसके पास कुछ तो टैक्स रिवेन्यू आते होंगे, ठीक है, इस टैक्स का आई विल पे यू 1/4 पार्ट। ओके, तो ये जो 1/4 है, 1/4, 1/4, 1/4, दैट इज कॉल्ड द चौथ। तो ये है चौथ। समझ में आया कि नहीं आया? जो मराठा थे, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुने, जो मराठा थे उनके लिए लैंड दो टाइप की थी। वन इज मुगलई, सेकेंड वन इज स्वराज। मुगलई वाज अंडर द मुगल रूल एंड स्वराज वाज अंडर द मराठाज एरिया। तो जो एरिया मराठा के आउटसाइड में था, मराठा के अंडर में नहीं था, वहां पे वो मराठा बार बार रेड करता था, लूट लेता था। ओके, तो जो यहाँ का जो बंदा है वो मराठों को बोलता है कि भाई आप लूटो मत, मैं हमारे पास जितना भी टैक्स आएगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा, उसका 1/4 हम आपको दे देंगे। दैट इज कॉल्ड द चौथ। ओके, और ये जो चौथ था, ये पेशवा के पास जाता था। जो मराठा में पेशवा पोजीशन था, कहां पे था ये पेशवा पोजीशन? दे वर्क फ्रॉम पूना। ओके, पेशवा के पास जाता था। अब ये तो चौथ आ गया, ठीक है। अब इस चौथ के ऊपर एक सरचार्ज टैक्स लगता था। जैसे अभी सरचार्ज टैक्स लगता है, इंडियन गवर्नमेंट लगाती है सरचार्ज टैक्स। इट इज नॉर्मली अप्रॉक्स 10%। ओके, 10%। तो ये जो सरचार्ज था दैट इज कॉल्ड सरदेश मुखी। ओके, और ये जाता था छत्रपति के पास। समझ में आया? चौथ और सरदेश मुखी में आपको कोई इशू है तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार फिर से आप देखें वीडियो को। ओके, चौथ में मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि चौथ में क्या था। जो भी मराठा थे, मराठा लैंड को जो चिन्हित करते थे, जमीन को जो चिन्हित करते थे, वो दो टाइप से करते थे, एक मुगलई और एक स्वराज्य। मुगलई वाज अंडर द मुगल रूल, सॉरी मुगल साम्राज्य, एंड स्वराज वाज अंडर द मराठा साम्राज्य। ओके, तो जो एरिया थे आउटसाइड द मराठा, वहां पे वो जो मराठा के अंडर में नहीं थे, जो एरिया, वहां पे मराठा क्या करते थे, बार बार जाते थे, लूट रेड करते थे और वहां से लूटते थे। तो जो एरिया था, वहां का बंदा बोलता है कि भाई आप लूटो मत, आप लूटते हो किस चीज के लिए? रिवेन्यू के लिए लूटते हो, पैसों के लिए लूटते हो, तो आप लूटो मत, मेरे पास जितना भी टैक्स आएगा उसका कुछ पार्ट मैं दे दूंगा। तो उसका 1/4 पार्ट उसने मराठाज को देने के लिए रेडी हो गया कि आप इसके एवज में आप लूटने मत आओ, रेड मत करो। दैट इज कॉल्ड द चौथ। और ये जो चौथ वाला पार्ट था, 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, दैट गोज टू द पेशवा। और पेशवा कहां से शासन करते थे? पेशवा शासन करते थे पूना से। ओके, और जो सरदेश मुखी वाला पार्ट है, सरदेश मुखी वाज नथिंग बट अ सरचार्ज ऑन द चौथ। जितना चौथ मिला उसके ऊपर भी सरचार्ज, और ये जनरली 10% होता था। तो ये जो सरचार्ज वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सरदेश मुखी। और ये सरदेश मुखी जाता था छत्रपति के पास। एनी डाउट? अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लें, इस वाले पार्ट को। ओके, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट, तो ये दो, अब हम लेटर मुगल्स की बात करते हैं। लेटर मुगल्स में पहला आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, 1 मिनट, हाँ, बहादुर शाह ये औरंगजेब का बेटा, ठीक है, लर्न था, डिग्निफाइड था। ओके,
बट अब इसने क्या किया, इसने क्या किया कि औरंगजेब के शासनकाल को इसने देखा और इसने कोशिश की कि जो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज थी या फिर कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसीज थी उसको इसने बदलने की कोशिश की। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि रिलीजियस एटीट्यूड इसका थोड़ा सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट मींस कि इतना भी नहीं कि इसने जिजिया एबॉलिश कर दिया। ओके, जिजिया के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से समझा है। तो अगर आपको जिजिया के बारे में देखना है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको जिजिया समझ में आ जाएगा। ओके, तो जिजिया जो रिलीजियस एटीट्यूड था उसमें इसने जिजिया को तो एबोलिश नहीं किया, बट ये हिंदूज के लिए टॉलरेंट हो गया। टॉलरेंट किस वे में हुआ कि इसने मंदिर नहीं तोड़े। ओके, और जो हिंदू राजा थे या फिर हिंदू चीफ थे उसके लिए भी थोड़ा टॉलरेंट हो गया, उसको उसने अच्छे पोजीशन दी मुगल कोर्ट में। ओके, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सिचुएशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया कि इसमें इशू क्या थे, ये ज्यादा जो नोबल्स थे, अब यहां से नोबल्स की कारीगरी आपको दिखने को मिलेगी। राजा का पावर खत्म होते जाएगा और नोबल का पावर बढ़ते जाएगा। तो जो नोबल था उनके लिए जेनरस हुआ। नोबल ने कहा भाई मुझे ये पोजीशन दो, दे दिया। मुझे प्रमोशन दो, प्रमोशन दे दिया। पैसा दो, पैसा दे दिया। जिसके कारण से फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही डिटोरिएट हो गई, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती गई। तो ये था फाइनेंशियल सिचुएशन। और दूसरा था रिलीजियस एटीट्यूड। जिजिया को तो इसने नहीं हटाया, बट एक सॉफ्ट और टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज राजाज, हिंदू राजा एंड चीफ्स। एंड इसने सॉरी टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं किया। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन विद द मराठा। मराठा के साथ क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी का कंसेप्ट आएगा। इसने दक्कन का सरदेशमुखी तो दिया बट चौथ नहीं दिया। इसी और जो साहू महाराज थे उसे उसने राजा मानने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि हाफ हार्टेड कॉन्सिलेशन। ओके, विद सिक्स अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था गुरु गोविंद सिंह आए थे 10th गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह को इसने हाई मनसबदारी दी। ओके, तो थोड़ा पीस बना। बट गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद फिर से सिख ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द मुगल साम्राज्य अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। ओके, नेक्स्ट। और इसने क्या किया, जो लोहागढ़ फोर्ट था जो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था उसे इसने कैप्चर कर लिया था। बट अगेन सिक्स ने 1712 ईस्वी में उस लोहागढ़ फोर्ट को फिर से अपने अंडर कर लिया। और छत्रसाल और जाट्स के साथ अगर हम देखें तो जिन्होंने भी बंदा बहादुर के अगेंस्ट में इनकी हेल्प की उसके साथ इन्होंने पीस बनाया। और जो जाट चीफ थे चोड़ामन उनके साथ भी इनका चीफ पीस था। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज जहंदर शाह। जहंदर शाह, अब यहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य में किंग की हैसियत कम होने लगी और जो उसके वजीर थे, जो उसके सपोर्टर थे मुगल कोर्ट में, वो कैसे साम्राज्य को अपने हाथों में लेते गए। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि जहंदर शाह जो था ये बहादुर शाह का ही बेटा था, बट इसमें कोई एबिलिटी नहीं थी। ओके, ये पपेट किंग था, मस्ती करता था, प्लेजर था, कमजोर था और इसे बस ऐसो आराम से रहना आता था। इसमें मैनर्स नहीं थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिस्टोरियंस बोलते हैं। लैक्ड गुड मैनर्स, डिग्निटी भी नहीं थी, डिसेंसी भी नहीं थी। ओके, और ये जो सिंहासन पे आया ओनली विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान वाज द वजीर। एंड इसने क्या किया, जुल्फिकार एक साल ही इसने शासन किया, 1712 से 1713 के बीच में इसने बस शासन किया। और जुल्फिकार खान के हाथों में ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन था इसके टाइम में। ओके, और फिर जहांदर शाह को इसने फर्रुख सियार ने मार दिया। फर्रुख सियार के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस ये एक साल तक रहा था। तो इसके जो पॉलिसीज थे, रिलीजियस एटीट्यूड अगर हम देखते हैं, इसने जिजिया को पूरी तरीके से हटा दिया। ओके, और ये जो भी मराठा थे, राजपूत थे और अदर हिंदू रूलर जो थे जाट में या चिप्स्टन में, उसके साथ इन्होंने दोस्ती की। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम देखें कि मराठा के साथ कैसे दोस्ती की, तो मराठा को इन्होंने डेक्कन का चौथ और सरदोसमुखी दोनों दे दिया। आप देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रहा है। औरंगजेब के साथ हमेशा लड़ाई हुई। ओके, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह आया, बहादुर शाह ने सरदेशमुखी दिया, चौथ नहीं दिया। बट जहांदर शाह आते आते उसने डेक्कन का चौथ और सरदेशमुखी मराठा को दोनों दे दिया। और हिंदू राजा में देखें, राजपूत राजा में जयसिंह ऑफ अंबर को उसने गवर्नर ऑफ गुजरात बना दिया जहांदर शाह ने। और मिर्जा राजा सवाई का इन्होंने टाइटल दिया। ओके, अब इसने जो जुल्फिकार खान और जहांदर शाह भाई साहब थे, इन्होंने एक तो किया कि जो
जमींदार बढ़ रहे थे, जिसके कारण से जो फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो रही थी, उस पर इसने लगाम लगाने की कोशिश की और मनसबदारों को इन्होंने कहा कि भाई आपको जितना कोटा सवार को मेंटेन करने हैं आप उसको मेंटेन करो। ओके। और तीसरा इसने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो कि इजरा फार्मिंग और रिवेन्यू फार्मिंग को इनकरेज की। बट ये जो था, आप देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये किस तरीके से इजरा और रिवेन्यू फार्मिंग जो था पीसेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बन के आया। ओके। तो ये जो इजरा और रेवेन्यू फार्मिंग है इसके बारे में हम देखते हैं, अच्छे से समझेंगे, इजी है, कोई टफ टॉपिक नहीं है ये। अब हम, ये क्या हुआ है, एक मान लो कि ये एक एरिया है। ओके, दिस इज एन एरिया। ओके। अब यहाँ से किसी ऑफिशियल को वो लगाता था पहले टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तब इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया, बोली लगाई, जैसे बोली लगती है। तो मान लो एक आदमी आया, बी, A B C D, इसने कहा कि भाई हम साल का आपको 1,000 रुपए देंगे। बी ने कहा कि हम 2,000 देंगे। सी ने कहा कि हम 3,000 देंगे। और डी ने कहा कि हम 4,000 देंगे। तो बोली किसने सबसे ज्यादा लगाई, डी। तो डी को इसकी ईयरली अथॉरिटी दी गई कि आप जाके उस एरिया में टैक्स कलेक्ट करो। अब बताओ, अगर ये टैक्स कलेक्ट करने जाएगा तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि हम 4,000 की जगह हम 8,000 टैक्स कलेक्ट करें। तब तो उसमें से 4,000 देगा मुगल एम्पायर को और 4,000 अपने पॉकेट में बचाएगा। तो ये टैक्स लेगा किससे, ये टैक्स लेगा किससे लेगा, भाई किसान से लेगा। किसान, पीसेंट से लेगा, किसान से लेगा। और उसके ऊपर क्या करेगा, ये टैक्स बढ़ाएगा। अब जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर किस पे आएगा, किसान पे आएगा, पीसेंट्स पे आएगा। ओके, समझ में आया इजारा सिस्टम। नेक्स्ट, और इसके, और ये जो जहांगीर शाह था इतना मीन्स की अय्याश व्यक्ति था कि इसमें एक डांसिंग गर्ल की भी पावर बढ़ गई थी मुगल कोर्ट में। ओके, जिसको लाल कुबड़ी या लाल कवड़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज फर्रुख सियार। फर्रुख सियार के बारे में हम अच्छे से देखेंगे कि इसका जो 1717 का फरमान है उसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फर्रुख सियार के पास कैपेसिटी नहीं थी रूल करने की, कमजोर था और विश्वास नहीं करता था किसी पे, ठीक है, क्रूएल था और कोवार्ड था और जल्दी खुश हो जाता था। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो कि बाद में आगे जाकर के बैटल ऑफ पलासी तक चले जाता है और भारत को इसकी बहुत बड़ी एक सजा बोल सकते हो उस टाइप से मिलती है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट अभी अगर हम देखते हैं तो फर्रुख सियार जो था, ये मैंने क्या बताया, ये खुद से अब राजा नहीं बन रहा है कोई भी, इसको कोई बनाने वाला चाहिए जिसकी हेल्प से ये बने, क्योंकि वो लोग तो कमजोर थे। तो किसके हेल्प से बनता है, सैयद ब्रदर्स के। सैयद ब्रदर्स कौन थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान वाज वजीर एंड हुसैन अली खान वाज मीर बख्शी। ओके। तो फर्रुख सियार क्या बस नाम का राजा था, तो पूरा साम्राज्य किसके अंडर में था, सैयद ब्रदर्स के अंडर में था। सैयद ब्रदर्स कौन है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान वाज द वजीर एंड हुसैन अली खान वाज द मीर बख्शी। ओके। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी क्या पॉलिसीज थी, तो रीजनल पावर्स के साथ इसने क्या किया, जो सेम चीज मराठा, जाट और राजपूत को इसने कोशिश किया कि साथ में रखें और सिख्स को इन्होंने सप्रेस किया। ओके। और अब अगर देखते हैं कि जो शाहू महाराज थे उसे उन्होंने स्वराज दे दिया और डेक्कन के जो 6 प्रोविंस थे, 6 प्रोविंस, उसका उन्होंने चौथ भी दे दिया, सरदेश मुखी भी दे दिया। अब और उसके अगेंस्ट में शाहू महाराज ने इन्हें 15,000 सैनिक से हेल्प करने का वादा किया, सपोर्ट करने का ये एग्रीमेंट बना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मराठाज भी मुगल को सपोर्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट, इसने, इसके शासनकाल में बंदा बहादुर को असैसिनेट किया गया। ओके। और 1717 का फरमान अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसने जिजिया एबॉलिश किया और पिलग्रिमेज टैक्स भी बहुत सारे एरिया से इसने हटा दिया। बट वही है कि ये क्या था, बहुत ही फेथलेस था, भरोसा नहीं कर सकता था, ये भरोसे के लायक नहीं था। तो नेक्स्ट क्या होता है कि ये सैयद ब्रदर्स को भी मरवा देता है, क्योंकि इसे अब सैयद ब्रदर्स से भी डर लगने लगा। तो सैयद ब्रदर्स को इसने बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से मरवा दिया 1719 में। तो हम पढ़ेंगे, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे भाई 1717 का फरमान क्या था ग्रांटेड, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके। तो 1717 का फरमान जो है, फर्रुख सियार का फरमान, इसके बारे में हम देखते हैं हो क्या रहा था उस टाइम पे। देखिए, हो ये रहा था कि फर्रुख सियार
को एक डिजीज थी, सॉरी, तो वो डिजीज क्या थी, तो फर्रुख सियार वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, स्वेलिंग इन द, इसके जो ग्रोइन एरियाज थे उसमें स्वेलिंग हो रही थी। ओके, और दिक्कत वाली बात क्या थी, इसकी शादी भी होने वाली थी। ठीक है, फर्रुख सियार की होने वाली थी शादी। ठीक है, तो अब फर्रुख सियार जी इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स थे उस टाइम के, उसके साथ इन्होंने कोशिश इलाज करवाया, डॉक्टर से दिखवाया, बट कुछ होना जाना हुआ नहीं। ओके, तो इन्हें एक डॉक्टर मिलते हैं, इंग्लैंड के इंग्लिश डॉक्टर मिलते हैं, या सर्जन बोल सकते हैं। उसका नाम था विलियम हैमिल्टन। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कहानी जान लो। तो विलियम हैमिल्टन ने इनका सर्जरी किया और इनकी बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद इनकी शादी होती है। ठीक है, तो फर्रुख सियार इस चीज से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं इस इंग्लिश डॉक्टर से, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए एक फरमान निकाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्रुख सियार फरमान ऑफ 1717। ठीक है, तो ये फर्रुख सियार जो थे हमारे, ठीक है, अब फरमान के बारे में देखते हैं, क्या फरमान दिया था फर्रुख सियार साहब ने। ठीक है, तो ये फरमान जो है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, अब ये जो मैग्ना कार्टा है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा आप समझ लो एक तरह से चार्टर होता है। अब चार्टर का मतलब क्या होता है भाई? चार्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टार्टिंग ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट इन रिटन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया इस इनके लिए, ईआईसी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो जो कि फर्रुख सियार ने दिया, और दैट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ ईआईसी इन इंडिया। अब इसमें क्या था, खुश होके भाई क्या दे रहे हैं, अब देखते हैं। देखो भाई, बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड, बंगाल में आप बस 3,000 रुपए दो सालाना, और आप जितना ट्रेड करना है करो, आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, ये तो एनुअल था। सूरत में इन्होंने क्या किया, सूरत में इन्होंने वन टाइम पेमेंट दिया। यहाँ पे एनुअल मैंने लिख दिया है, इट इज नॉट एनुअल, सॉरी, इट इज एन वन टाइम पेमेंट। वन टाइम पेमेंट दिया 10,000 रुपए का, और 10,000 रुपए के वन टाइम पेमेंट में ईआईसी ने जितना ट्रेड जितने दिन के लिए करना है करो, आपको टैक्स नहीं लगेगा। और हैदराबाद में क्या किया कि आप बस मद्रास का रेंट दे दो और पूरे हैदराबाद में आप टैक्स करो, आपको रेंट नहीं लगेगा। इस टाइप की बात कही थी। आप समझ सकते हो, बंगाल वाज द पोर्ट सिटी। बंगाल का जीडीपी उस समय बहुत ज्यादा हाई था, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 25% के आसपास था बंगाल का। और आप देखो कि यहाँ पे बंगाल में बस बस 3,000 रुपए आप दो, आप फ्री ट्रेड करो, बट एट द सेम टाइम जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट क्या है कि सूरत में देखो, एक ही बार पेमेंट दो 10,000 रुपए का, और टैक्स से छुट्टी, सो जाओ, टैक्स देना ही नहीं है। और हैदराबाद के एरिया में क्या किया कि बस आप मद्रास का रेंट दे दो और आप सो जाओ, टेंशन की बात नहीं है, आप जितना टैक्स करना है, धंधा करना है, जितना धंधा करना है करो, टैक्स खत्म। इसके साथ और देखो, आप ईआईसी को अपनी करेंसी बनाने की इजाजत दे दी गई। सोचो, जो आए थे व्यापार करने, वो अब टैक्स नहीं दे रहे हैं, और इंडियंस को टैक्स देना पड़ रहा है ट्रेड के लिए, और अब उनको ईआईसी को अपनी करेंसी भी छाप सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ईआईसी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक। अब दस्तक क्या था, ये जो दस्तक होता है, ये दस्तक का मतलब क्या है कि दस्तक का मतलब है पासेस। किसके लिए पासेस? पासेस फॉर द गुड्स, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मींस कि अब अगर ईआईसी का सील लग गया किसी भी गुड्स के ऊपर, ईआईसी का सील अगर लग गया, तो भाई आपको मूवमेंट में, जो गुड्स है उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके मूवमेंट में कोई इशू नहीं होगा, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट कि कैलकाटा, कैलकाटा में जो अभी कोलकाता है, दैट टाइम इट वाज कैलकाटा, तो कैलकाटा में उसे ज्यादा और जमीन दी गई, ठीक है। और कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन करने की इजाजत दे दी गई। नेक्स्ट अब क्या है कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो भी, उनको भी अलाउ किया गया कि आप प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो। बट अब यहाँ पे दो चीज है कि एक ईआईसी ट्रेड कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, ओके। तो इनको नो टैक्स, बट जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे या एम्प्लॉइज थे, ये जो ट्रेड कर रहे थे, इनको बाय रूल टैक्स देना था। बट इन्होंने दस्तक का मिसयूज करना स्टार्ट किया और टैक्स देना बंद कर दिया, इन्होंने भी टैक्स नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, टैक्स देते कौन थे, बस इंडियन ट्रेडर्स। ना ईआईसी दे रहा है, ईआईसी तो बाय लीगली नहीं दे रहा है उस टाइम के लीगली, और जो ईआईसी के जो एम्प्लॉइज थे या सर्वेंट्स थे वो भी ट्रेड करते थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे इलीगली बाय मिस यूजिंग दस्तक्स, ओके। तो इस तरीके से ये जो फरमान था, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नवाब और बंगाल ऑफ नवाब जो थे, सॉरी नवाब ऑफ बंगाल जो थे, उनके बीच में टेंशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, या फिर इस वीडियो को फिर से देखें और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करें, आपके कोई भी डाउट्स रहे तो उसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम देखते हैं फर्रुख सियार के बाद बहुत सारे राजा बने, जैसे रफीउस दरजत, आप देख सकते हो डाइड एज एक्सेसिव ड्रिंकिंग, दारू पीते पीते मर गया। और निकू सियार थे, निकू सियार ने मित्रसेन की हेल्प से गद्दी पे आए थे, बट हुसैन अली खान जो था उसे इम्प्रिजन कर देता है 1719 में। और रफीउस दौल्ला भी थे, ये इतना गांजा पिया कि टीबी हो गया और मर गया। अब हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, राजा था ये मोहम्मद शाह। 29 साल इसने 29 ईयर्स ये गद्दी पे रहा, रंगीला राजा। रंगीला राजा नहीं, इसका निकनेम रंगीला रखा गया है, ओके। और ये स्किल्ड कथक डांसर था, ठीक है, बट वेरी वीक माइंडेड, एंड बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, मौज मस्ती करना है, और स्टेट में क्या हो रहा है इससे इसको कुछ मतलब नहीं है, ओके। और इवन इसके अंडर में एक वजीर था निजामुल मुल्क वाज एबल्ड वजीर, उसने क्या किया, उसे भी सपोर्ट नहीं किया, और निजामुल मुल्क पे भी ये डाउट करने लगा। और लास्ट में क्या होता है, निजामुल मुल्क दिल्ली से भाग के हैदराबाद जाता है, और वहां पे पूरा जो निजाम हम सुनते हैं हैदराबाद का निजाम, तो वहां से हैदराबाद के निजाम की शुरुआत होती है, कहां से, तो निजाम उल मुल्क से, ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मोहम्मद शाह को किस चीज के लिए याद रखोगे, तो आप ये देखो कि जो भी रीजनल्स पावर थे, या फिर उसी का जो एरिया था, जिसको गवर्नर बनाता था, वही अपना फ्रीली रूल करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि अवध में सादत खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, और इसके साथ साथ मराठा सरदार भी जो थे अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, किधर साइड में, तो गुजरात में, मालवा में और बुंदेलखंड में। और एट द सेम टाइम 1739 में क्या हो रहा है कि नादिर शाह इन्वेजन कर रहा है। नादिर शाह इन्वेजन कर रहा है, कहाँ का राजा था वो, शाह ऑफ पर्सिया था, और अप्सरी डायनेस्टी का वो फाउंडर था नादिर शाह। वो इंडिया आता है, इंडिया को पूरी तरीके से लूटता है। क्यों, क्योंकि इंडिया का राजा ही कमजोर था। आप देख सकते हो कि ये अगर मान लो इंडिया है, ठीक है, अगर राजा कमजोर है यहाँ का, तो जो और अटैक किधर से हो सकता है, इधर से, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से अटैक हो सकता है। राजा ही कमजोर है, तो जो आया, अभी अभी देखें, अभी हमने देखा 1739 में नादिर शाह ने किया, फिर अहमद शाह अब्दाली भी आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं 1739 में नादिर शाह ने इन्वेड किया, और ये कहाँ का शाह था, पर्सिया का, फाउंडर ऑफ अफसाइड डायनेस्टी। ये पिकॉक थ्रोन लेके जाता है, कोहिनूर डायमंड लेके जाता है। कोहिनूर की भी बहुत अलग कहानी है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और दियानुर डायमंड भी लेके चले जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला वाज अ वेरी वीक रूलर, जिसके शासनकाल में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी अपनी स्ट्रेंथ बना रहे थे, और उसके जो खुद के गवर्नर थे वो भी इंडिपेंडेंटली काम करने लगे थे। जैसे अवध में सादत खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, और इसके टाइम में इन्वेजन भी होता है, नादिर शाह का इन्वेजन होता है, पीकॉक थ्रोन लेके जाता है, कोहिनूर डायमंड लेके जाता है, और दियारनूर डायमंड लेके चले जाता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज अहमद शाह। अहमद शाह मात्र 6 साल इसने शासन किया था, ठीक है, और इमादुल मुल्क के इसका वजीर था, और वजीर ने इसको ब्लाइंड कर दिया और जेल में डाल दिया। नेक्स्ट इज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है 1748 में, जब मोहम्मद शाह का डेथ होता है। तो डेथ जैसे ही होता है, जैसे ही डेथ होता है, तो मुगल कोर्ट में जितने भी नोबल्स थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जब आपस में मुगल कोर्ट के लोग ही लड़ रहे हैं, तो देश की सुरक्षा कहाँ जाएगी? तो देश की सुरक्षा गई गड्ढे में, जीरो। और इसका फायदा उठा करके अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन करता है, और सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार इन्वेजन करता है 1748 से 1767 के बीच में, और दिल्ली मथुरा सबको बहुत लूटता है, ठीक है। और इसी के टाइम में 1761 में अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाज और मुगल कंबाइंडली हराता है। नेक्स्ट इज आलमगीर। आलमगीर जहांदर शाह का बेटा था। फिर से इमादुल मुल्क ने इसे हटाया, ये भी बहुत ही कमजोर था, ठीक है, और इसे फिर इमादुल मुल्क ही इसे बिठाता भी थे और उसे मार भी देता है। नेक्स्ट इज शाह आलम टू, ही इज इंपॉर्टेंट, ओके, इसके बारे में आप याद रखो। 1759 से 1806 के बीच में। क्यों है? क्योंकि ये देखो, इसके टाइम में दो इंपॉर्टेंट युद्ध होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ओके, अभी हमने देखा अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध होती है किसकी? मुगल और मराठा एक साथ थे, जिसमें मुगल और मराठा कंबाइंडली हार जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर होता है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये जान लो कि बैटल ऑफ बक्सर में आप देख सकते हो कि बंगाल का गवर्नर मीर कासिम, अवध का गवर्नर सुजाउद्दौला, और मुगल एम्पायर शाह आलम टू, ये तीनों मिल के ईआईसी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़े थे, और फिर भी ये तीनों हार जाते हैं। अब आप समझ सकते हो, मुगल एम्पायर, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, तीनों मिलके जब हार रहे हैं, तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या जबरदस्त सुप्रीमेसी बढ़ चुकी होगी इन द होल इंडियन रीजन। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसे बस एक पेंशनर बनाया। इसके बाद जितने भी राजा बन रहे हैं मुगल के, सब पेंशन पे रहेंगे, ठीक है। और किसी किसी राजा को तो पेंशन भी, अंग्रेज बोलते थे पेंशन देंगे, पेंशन भी नहीं देते थे, या फिर थोड़ा बहुत पेंशन देके हटा देते थे, ठीक है। बस मीन्स कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो मुगल एम्परर थे, बस वो एक सिंबलिक एम्परर थे, नथिंग एल्स, उनके पास कोई पावर नहीं थी, ओके। और 1803 में तो ब्रिटिश ने दिल्ली को भी ऑक्यूपाई कर लिया है। नेक्स्ट अकबर टू बनता है 1806 में। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि इसने, जो राम मोहन राय थे, उन्होंने राजा की खिताब जो थी, राजा की जो उपाधि दी थी, वो अकबर टू ने दिया था, और इसे ब्रिटेन भी भेजा था अकबर टू ने। तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, वो अकबर टू ने दी थी, ओके। और फूल वालों की सैर एक फेस्टिवल इसने स्टार्ट किया था अकबर टू ने, ठीक है, फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में, वो हम देखते हैं। ऐसे अगर हम भारत में जब समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे, तो राजा राम मोहन राय के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बट अभी बस कुछ पॉइंट्स हैं, उसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने पर्सियन में एक बुक लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। ये मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे, ओके। और इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, ये वेद में गए, उपनिषद में गए, और वेद उपनिषद जो संस्कृत में थे, इसे इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया, ये बताने के लिए कि जो हमारे एंशियंट हिंदू टेक्स्ट हैं, वो भी मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने 1814 में कलकत्ता में, ठीक है। और ये अगेंस्ट द आइडल्ट्री थी, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में थे, ठीक है। कास्ट जो भेदभाव होता है उसके अगेंस्ट में थे, जो भी समाज में जो भी सोशल इल्स थे उसके अगेंस्ट में ये काम कर रहे थे, ठीक है। वेदांता कॉलेज की स्थापना इन्होंने की 1825 में। तो हम देख रहे हैं आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में, वेदांता कॉलेज की स्थापना की 1825 में, ओके। नेक्स्ट, इनका एक जनरल था संवाद कौमुदी, और एक जो पर्सियन वीकली आता था उसके जो एडिटर मिरातुल अकबर थे, उनके ये एडिटर भी थे। पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, और ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने की 1829 में, और फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं।
अभी तो हमने बहुत ही शॉर्ट में इनके बारे में डिस्कशन किया है क्योंकि अभी टॉपिक दूसरा है, बट इनके बारे में हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखेंगे ये मोनोथिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा है, पर्सियन में था, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना की इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना की कर रहे हैं, आत्मीय सभा की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, जब आप पढ़ोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर थे, ठीक है। अब आप देख सकते हो जिस एज में लोग आजकल रिटायर हो जाते हैं, उस एज में ये राजगद्दी पे बैठते हैं। और आपको मैंने अभी बताया कि उस टाइम पे इनके आते आते मुगल एम्पायर जो थे बस एक मियर पेंशनर थे, इनके पास कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि पूरे भारत पे अप्रॉक्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था, ठीक है। बट फिर भी आप देख सकते हो 1837 में 62 ईयर्स के थे, फिर भी 1857 में मतलब कि राजा तो थे ही, नाम के राजा थे, लेकिन राजा तो थे, तो जो 1857 का रिवोल्ट होता है इसमें इन्हें लीडर चुना जाता है, ठीक है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम 1857 की जो रिवोल्ट थी उसमें रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, हम हार जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1858 27 जनवरी 1858 के रेड फोर्ट में जो बहादुर शाह की जफर था उसके ऊपर चार्ज किया जाता है रिबेलियन का, ट्रेजन का और मर्डर का। तो 83 ईयर्स में आप सोच लो, इन्हें कन्विक्ट किया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है और वहीं इनकी मौत हो जाती है। आप ये सोच सकते हो, जो मुगल अप्रॉक्स सारे इंडिया पे औरंगजेब के टाइम में राज करते थे, उसी मुगल वंश का एक राजा, ठीक है, उसके ऊपर देश इस तरीके के चार्ज लगाए जाते हैं और उसकी जो मौत होती है वो भी इंडिया के बाहर होती है, रंगून में होती है, ठीक है। तो इसीलिए एक ये कहा गया है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। और एक फेमस डायलॉग है बहादुर शाह जफर का, जब इनको अंग्रेज पकड़ने आते हैं 1857 के रिवॉल्ट के बाद, तो इन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो बहुत फेमस डायलॉग, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये थे हमारे बहादुर शाह जफर। और 1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और जो क्रॉन रूल होता है वो शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स की। ओके, तो ये था हमारा ये चैप्टर। अभी हमने एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या देखा। तो हमने देखा है कि लेटर मुगल्स जो भी थे, लेटर मुगल्स में हमने देखा कि बहादुर शाह के बारे में देखा, ठीक है, नथिंग इंपॉर्टेंट इन बहादुर शाह। फिर हमने देखा जहांदर शाह के बारे में। जहांदर शाह जुल्फिकार खान के सपोर्ट से बना था और इसने जिजिया कर को हटाया था। ओके, नेक्स्ट हमने देखा फर्रुख सियार के बारे में। फर्रुख सियार के बारे में हमने क्या देखा कि 1717 का फरमान दिया और बंदा बहादुर को एसेसिनेट करवाया था। और किसके हेल्प से ये राजा बना था? सैयद ब्रदर्स के हेल्प से बना था। ओके, नेक्स्ट इज मोहम्मद शाह। नाम बताओ क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला राजा। मोहम्मद शाह रंगीला बनता है, ठीक है। और इसके टाइम में कौन था? निजाम उल मुल्क ने क्या किया? निजाम उल मुल्क दिल्ली से हैदराबाद जाते हैं, वहां पे निजाम का जो कार्यकाल होता है वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इनके टाइम में जो रीजनल पावर्स थे, जैसे बंगाल के गवर्नर थे, अवध के गवर्नर थे, वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हैं और मराठा जो थे अपना क्षेत्र को स्टार्ट बढ़ाते हैं गुजरात बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक है। और इसी के टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन होता है। कब होता है? 1739। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नादिर शाह पीकॉक थ्रोन को लेके जाता है, और क्या लेके जाता है? कोहिनूर डायमंड को लेके जाता है, और क्या लेके जाता है? बताओ बताओ बताओ। दिया ए नूर डायमंड को लेके जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अहमद शाह। नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, इमादुल मुल्क ही इस टाइम में भी था। फिर आलमगीर के टाइम में भी, आलमगीर के टाइम में भी इमादुल मुल्क ही था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था वो था शाह आलम टू।
शाह आलम टू क्यों इंपॉर्टेंट था, इसका कार्यकाल देखो और याद करो। 1759 से 1806 तक इसने किया। और इसके टाइम में क्या होता है, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें हार जाते हैं हम लोग, किससे, अहमद शाह अब्दाली से। और 1764 में अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें फिर से मुगल, मीर कासिम और अवध के जो गवर्नर थे, तीनों मिल के लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी से और हार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अकबर टू। अकबर टू ने के बारे में क्या जानना है, राजा राम मोहन राय के, राजा की उपाधि थी राजा राम मोहन राव को। और फूल वालों की सैर, ये जो फेस्टिवल था इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर। और इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, वो टर्म्स कौन से थे, वो टर्म्स थे, एक बार रिकॉल करो आप, कि मनसबदारी, और क्या था, सैलरी देते थे इसमें। दूसरा क्या था, जागीरदारी, इसमें सैलरी नहीं देते थे, रिवेन्यू राइट्स देते थे, टैक्स रिवेन्यू राइट्स। उसके बाद क्या था, जमींदारी। ठीक है, एक और हमने क्या पढ़ा था, इजारा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, इजारा सिस्टम। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, लैंड में एक और क्या पढ़ा था, सॉरी टैक्सेशन में चौथ पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, सरदेशमुखी पढ़ा था। ओके, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में। मैंने कोशिश की है कि सबको कवर करने की। ठीक है, अगर कुछ छूट रहा है या फिर कुछ डाउट है या फिर कुछ लग रहा है आपको कि और कुछ सुधार की जरूरत है, किसी भी टाइप का आपको फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में करें, आई विल इम्प्रूव एंड उससे भी अच्छा कंटेंट मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जितना भी हमने अभी पढ़ा है औरंगजेब और लेटर मुगल्स के बारे में, तो जो भी डिक्लाइन हुआ था मुगल साम्राज्य का, सबको हम एक जगह पे करेंगे और उसको हम पूरी, मतलब एक तरह से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।